Greetings, dear students. This is Dr. Vinita Singh, Head of the Department of Sociology, Navya Girls Degree College, Lucknow. The topic that I'm going to discuss today is a very relevant topic in today's scenario. That is Women's Reservation Bill, 131st Constitutional Amendment Bill, Issues and Solutions. I have tried to prepare this whole controversy. I have tried to cover it in a bid to decode this issue for the undergrad students. So I have divided this whole issue into different segments so that it is easily comprehensible to all, so that you are able to comprehend, so that you are able to understand the basic concepts related to these things, the basic articles, the basic political framework, the basic constitutional amendments, and the whole issue surrounding this whole bill. So let's start this. So here are a few of the important concepts that are going to occur in this whole discussion time and again, like reservation, delimitation, census, political justice, and federalism. These are very basic concepts, having a look superficially, but if we try to dive into these topics a little deeper, we will be able to understand the whole issue in a serious manner. So let's start this. If we talk about reservation, हम समझ पाते हैं कि रिजर्वेशन क्या है, जहां पर हम बात करते हैं आरक्षण की बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में हम समझते हैं कि कुछ सर्टेन दुर्बल वर्ग हैं जिनके लिए हमने जब अपना संविधान बनाया तो वहां पर हमने उनके लिए सीटें आरक्षित करने की कोशिश की। वो सीटें हम आरक्षित कहाँ कर रहे थे? वो सीटें हम शिक्षा में भी उनके लिए आरक्षित कर रहे थे, रोजगार में भी उनके लिए आरक्षित कर रहे थे, और साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी हम वो सीटें उनके लिए आरक्षित कर रहे थे। रिजर्वेशन को हम टेक्निकली प्रिसाइज लैंग्वेज में अफर्मेटिव एक्शन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जो फॉर्म्स थे, जो मैनिफेस्टेशंस थे, जहां पर हम इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी के बेसिक नोशन को डिफाई कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे, उस पूरी अपने जो हमने लूप होल्स छोड़े थे उस सिस्टम में, उसको जब हमारा देश आजाद होता है तो हमारा एक प्रयास जाता है कि हम उन अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करें, उन फॉल्ट लाइंस को हम डिस्कवर करें और उन फॉल्ट लाइंस को हम ब्रिज करने की कोशिश करें। तो रिजर्वेशन हमारे लिए एक वैसा ही कदम था जहां पर हम जब देश को एक नए पथ पर आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जब हमारा देश आजाद होता है तो वहां पर हम उन सभी वर्गों को उस स्टार्टिंग लाइन पर जहां से वो रेस प्रारंभ होनी है उस पर एटलीस्ट हम उनको समान तौर पर खड़ा कर पाए, जो कल को हमारे विकास का पथ प्रशस्त कर पाए। तो वो एक पूरी कोशिश यहाँ पर हम करते हैं, जहां पर हम संविधान में हर एक आर्टिकल में ये स्पष्टता अंकित करते हैं कि हम बराबरी की बातें करेंगे, समानता की बातें करेंगे, एक समता मूलक समाज की स्थापना पर हमारा बल होगा। साथ ही साथ हम ये भी डिफरेंट क्लॉजेस के थ्रू मेंशन करते हैं कि इन सभी प्रावधानों के बावजूद कोई हमें इन दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से रोक नहीं सकता। तो रिजर्वेशन को हम ऐसे समझ पाते हैं। नंबर 2 इज सेंसस। सेंसस आप सुनते आ रहे हैं, आप रिसेंट जो हमारा पूरा इशू चल रहा है उसमें भी ये शब्द बार बार सुन रहे हैं। इट्स बेसिकली अ डेकेडल एक्सरसाइज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 years टू बी प्रिसाइज। और वो हम क्यों कंडक्ट करते हैं? टू गेट डेटाबेस ऑफ पॉपुलेशन, जिससे हम डेमोग्राफिक स्टडी को फैसिलिटेट करते हैं। सेंसस की अगर मैं बात करूं तो हम जनगणना अपनी जो प्रारंभ होती हुई देखते हैं भारतवर्ष में, तो इट वाज 1872 में हमने अपनी सबसे पहली जनगणना, जिसको कि हम फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस तो मानते हैं, बट इट वाज नॉन सिंक्रोनस इन नेचर। नॉन सिंक्रोनस का मतलब ये हो जाता है कि वो 1865 से हमने शुरू की और हमने उसको 1872 तक उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो इट वाज द फर्स्ट सेंसस, इट वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस, बट इट वाज समवॉट नॉन सिंक्रोनस।
और अगर हम फर्स्ट सिस्टमैटिक सिंक्रोनस सेंसस की बात करते हैं तो इट वाज द नेक्स्ट वन, दैट वाज 1881। तो हम अपनी जो पहली जनगणना करते हैं 1881 की, उसको हम फर्स्ट सिस्टमैटिक सिंक्रोनस सेंसस मानते हैं, क्योंकि उसको हमने पूरा जो आप कह लीजिए साइमल्टेनियसली हमने एंटायर सब कॉन्टिनेंट में एक साथ उस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। तो यहाँ से हम एक पॉपुलेशन का डेटा बेस गैदर करते हैं जो हमारे फर्दर पॉलिसी मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। नंबर 3 इज डिलिमिटेशन, ये परिसीमन जिसको हम हिंदी में कहेंगे। ये शब्द भी आप बार बार इस होल इशू को इसी के अराउंड रिवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं। तो डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन के इस कोर कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसे समझिए कि इसके कोर में क्या है? वो है डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का वो सिद्धांत है जो इस डिलिमिटेशन को फैसिलिटेट करता है, उसको प्रमोट करता है। जहां पर हम बात करते हैं कि एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, और वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं कि वो पॉपुलेशन के आधार पर होना चाहिए, तो दैट मीन्स कि हम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं उनकी जो संख्या है वो क्या रेशियो होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो हमारा उस क्षेत्र का जो पॉपुलेशन है, और एमपी टू सिटीजन रेशियो या कह लीजिए एमएलए टू सिटीजन रेशियो जो है, वो किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, और उसमें कितना वेरिएशन को हम मिनिमाइज करेंगे। वेरिएशन को मिनिमाइज करने का मतलब है कि उसको लगभग सिमिलर स्टैंडर्ड पर होना चाहिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में और अक्रॉस द स्टेट्स। तो यहाँ पर जब डिलिमिटेशन की बात होती है तो हम ये लगातार कोशिश करते आए हैं। डिलिमिटेशन हम हर सेंसस के बाद प्रिस्क्राइब करते थे। अभी आप आगे इस टॉपिक को समझेंगे तो आप उस बात को समझ पाएंगे कि हमें वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करनी है जब हमारे पास सेंसस के थ्रू एक नया डेटा आएगा। हमें वापस वो बाउंड्रीज रीड्रॉ करनी है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करना है, डीलिमिट करना है। क्या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उनको भी रीएडजस्ट करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ वीकर सेक्शंस हैं जहां पर आपने एससी के लिए, एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने की बात की है। तो एससी पॉपुलेशन है या एसटी पॉपुलेशन है, जब आपको डेमोग्राफिक डेटा प्राप्त होता है तो वो भी पॉपुलेशन में वेरिएशन आता है। उस पॉपुलेशन वेरिएबल को एडजस्ट करने के लिए जरूरी है पॉलिटिकल उस फ्रेमवर्क में डेमोक्रेटिक इक्वालिटी के प्रिंसिपल के साथ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को कंडक्ट करना होगा, जो कि अति आवश्यक है। उसके बाद जो सिस्टम आता है जिसको हमने यहाँ पर नोटिफाई किया है, दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि हम एक इक्विटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जहां पर कोशिश ये है कि फ्री फेयर अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए बराबर मात्रा में हो टू पार्टिसिपेट इन दिस होल पॉलिटिकल प्रोसेस। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि हम एक इंडिविजुअल की जो इंट्रिंसिक वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है, उसको इक्विटेबल रखते हैं, उसको हमें पार रखते हैं। क्योंकि आप अपने संविधान की यदि मूल आत्मा में जाएंगे, अपने प्रियम्बल में जाएंगे, जहां पर हम उस प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, सबसे पहले हम क्या कहते हैं? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, तो उस पॉलिटिकल जस्टिस का जो अभिप्राय है, जो उस पॉलिटिकल जस्टिस का की मूल मंशा है, उसका जो मूल तात्पर्य है, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो हम उस वर्थ को, उस इंडिविजुअल वर्थ को एक पर्सन के वोट की वैल्यू के साथ अगर यहाँ पर इस पॉलिटिकल प्रोसेस में उसका मापन कर रहे हैं, तो उसको हम कितना इंश्योर कर पा रहे हैं, ये साबित होगा इस तरीके से कि हम पॉलिटिकल जस्टिस को कितना अपने उस जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने उसको ले डाउन किया है, वहां पर हम उसके साथ कितना न्याय कर पा रहे हैं। ये भी एक ऐसा शब्द है जो अगेन आपको इस पूरी चर्चा में आमतौर पर बार बार सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म। जब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, है जिसको हम हिंदी में संघ संरचना के साथ जोड़ते हैं, तो फेडरलिज्म क्या हो जाता है? ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड कर रहे हैं पावर को बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो जब हम ये कहते हैं कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम फेडरलिज्म को इन प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन,
तो यहाँ पर ये भी समझ लेना जरूरी है कि हमारा फेडरलिज्म दिस इज यूनिक इन नेचर। हम क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जब हम इंडियन फेडरलिज्म की बात करते हैं, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, साथ ही साथ हम एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की बात करते हैं। और ये तीनों ही चीजें इसको एक डिस्टिंक्टनेस प्रोवाइड करती हैं इस पूरे हमारे फेडरलिज्म के नोशन को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म की आत्मा के तरीके से अडॉप्ट किया गया। जब हम कहते हैं कि ये क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कि ठीक है हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है, बट इट इज विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी पावर। हमने यहाँ पर जो टिल्ट है, जो थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, वो टुवर्ड्स सेंटर रखा है। हमने सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने के पीछे बहुत सारे कारण कि हमें अपने देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। हमें जैसे आपने देखा, चाहे वो इमरजेंसी प्रोविजंस हो, चाहे वो कंकरेंट लिस्ट में कुछ चेंजेस हो, किस तरीके से हमको सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो स्टेट को सेंटर कैसे सुपरसीड करेगा और सेंटर कैसे उसको ओवर पावर कर सकता है एट टाइम्स, बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वॉज द नीड ऑफ द आवर व्हेन वी मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो क्वासी फेडरल जो हमारा नेचर है, दैट इज अ यूनिक और डिस्टिंक्ट ट्रेट दैट वी हैव इन दिस होल फिलोसफी ऑफ फेडरलिज्म। साथ ही साथ जब हम कहते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, दैट सिंपली मीन्स कि एक नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है, वो कुछ शेयर्ड गोल्स को, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन कोलैबोरेशन वर्कआउट कर रही हैं टू हेल्प द सिस्टम परफॉर्म बेटर। एक और चीज जो इस पूरे इशू से रिलेटेड है, दैट इज द नेचर ऑफ फेडरलिज्म दैट कैन बी हाईलाइटेड हियर, दैट इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। एसिमेट्रिक का मतलब हो जाता है ये सिमेट्रिकल नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म हम क्यों लेकर आते हैं? एसिमेट्रिक फेडरलिज्म हम थोड़ा सा जैसे एक होता है कि हम हर एक चीज को बराबर अनुपात में हर जगह ट्रांसफर नहीं करने वाले, हर जगह ट्रांसमिट नहीं करने वाले। हम यहाँ पर ये भी ख्याल रखेंगे कि कौन सा स्टेट ज्यादा डिजर्व करता है या कौन से स्टेट को हमारे संरक्षण की ज्यादा आवश्यकता है, कौन से स्टेट्स छोटे हैं, कौन से स्टेट्स जनसंख्या में रिप्रेजेंटेशन कम होने के बावजूद उनको अगर हम पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो दे विल बी केप्ट अनहर्ड। तो उस तरीके की हमारी कोशिशें हैं जो हमें एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के फंडा को भी अडॉप्ट करने के लिए आगे एक कह लीजिए पूरा एक जो हमारा मार्ग है उसको प्रशस्त करती हैं। तो फेडरलिज्म की अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, तो वी हैव द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वी हैव दैट क्वासी फेडरल नेचर ऑफ आवर फेडरलिज्म, एंड वी ऑल्सो हैव दैट asymmetric federalism, जो आगे आप समझ पाएंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स में भी उनका मेंशन है। So these were few of the basic concepts like reservation, delimitation, census, political justice, federalism, जिनको समझे बगैर आप इस पूरे टॉपिक को शायद समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट करना यहाँ पर आवश्यक समझा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इस तरीके के हैं जिनको यहाँ पर आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये वो आर्टिकल्स हैं जिनकी मदद से ही आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। अगर हम आर्टिकल 81 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 81 बेसिकली लोकसभा के कॉम्पोजिशन की बात करता है। लोकसभा के कॉम्पोजिशन की बात करता है, उसका मतलब है कि जो रेशियो होना चाहिए between the number of seats and the population of the state, that should be same for all states as far as practicable. This clause as far as practicable is very important. जैसे मैंने अभी कहा कि asymmetric federalism भी हमको in practice में लेकर आना है, because at times we need to protect the interests of the smaller states. तो हम इसको प्योरली पॉपुलेशन के बेसिस पे रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स, जहां पर हमने जैसे पहले बात की एमपी टू सिटीजन रेशियो या एमएलए टू सिटीजन रेशियो, इसको प्योरली पॉपुलेशन के बेसिस पे करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कुछ अन्याय कर रहे होंगे। तो इसीलिए ये क्लॉज ऐड किया गया कि जहां तक संभव हो, जहां तक वो प्रैक्टिकली फीजिबल हो, you can do that, otherwise you are having that option of deviation. आप डिस्क्रिशन रखते हैं, आप थोड़ा सा डिविएशन कर सकते हैं अगर ये प्रैक्टिकली फिजिबल सॉल्यूशंस आपके लिए प्रस्तुत नहीं कर रहा, सीधे सीधे अगर प्रोपोर्शनैलिटी आप इंश्योर नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट इज आर्टिकल 82, नेक्स्ट आर्टिकल आफ्टर आर्टिकल 81। आर्टिकल 82 बात करता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। यहाँ पर आप बात करते हो कि टेरिटोरियल
कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे हमको रीडिफाइन करना है, कैसे हमको उस नंबर को रीएडजस्ट करना है, जैसे भी हम बात कर रहे थे, कैसे हमको उन सभी चीजों को जहां पर हम डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज की बात करते हैं, उन सभी इश्यूज को कैसे हमें यहाँ पर अकाउंट में लेना है, और किस प्रकार से एक हमेशा के लिए एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया, अगर एक हम पॉलिटिकल जस्टिस फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो साथ ही साथ उसके लिए जरूरी है कि हम हर सेंसस के बाद उस डिलिमिटेशन को इंश्योर करें, तभी हम उस पॉलिटिकल जस्टिस के फ्रेमवर्क को जस्टिफाई कर पाएंगे। जैसे आपका आर्टिकल 81 था, ठीक वैसे ही आपका आर्टिकल 170 है। आर्टिकल 81 टॉक्ड अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 170 टॉक्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहाँ पर भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज कैप्ड एट 500 and the lowest strength is the minimum number is 60। तो जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करते हैं तो ये भी अभी इश्यूज जब आगे डिस्कस होंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसको भी बदलना, आर्टिकल 170 को भी टारगेट करना, इसमें भी करेक्शंस करना जरूरी हो जाएगा अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराना चाहते हैं, और जो कि सरकार ने अपने इश्यूज में इसको एड्रेस करने की कोशिश की है। The next article that is highlighted here is Article 330 that talks about the reservation of seats for SC and ST in Lok Sabha। आप शायद ये टर्म समझते होंगे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मैंने पहले ही बताया आपको, रिजर्वेशन की बात मैंने की, मैंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का आपको सीधा सा एग्जाम्पल दिया कि क्यों हम ये रिजर्वेशन लेकर आए, बिकॉज ऑफ दैट इम्बैलेंस इन आवर सोशल स्ट्रक्चर। तो हम जब रिजर्व कर रहे थे सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा, तो हमने साथ ही साथ आर्टिकल 341 और 342 को भी हमने आगे बढ़ाया, जहां पर हमने प्रेसिडेंट को एम्पावर किया था फॉर SCs, आर्टिकल 341, जहां पर हमने प्रेसिडेंट को एम्पावर किया था कि वो इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नर्स एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा कि कौन सी वो जातियां हैं जिनको इन विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है, और उस सूची में जो जातियां एनलिस्टेड होंगी, उस सूची में जो जातियां शेड्यूल्ड होंगी उस शेड्यूल में, उनको हम बोलेंगे शेड्यूल्ड कास्ट। और इसी तरीके से आर्टिकल 342 में द सेम प्रोविजन फॉर STs, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जब हम उन आर्टिकल्स के माध्यम से एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि कौन सी वो जातियां होंगी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर जो एनलिस्टेड होंगी, उनके लिए अगर हमें रिजर्वेशन का प्रावधान कहीं पर होता हुआ दिख रहा है तो दैट इज थ्रू दिस आर्टिकल 330। उसके बाद एक आर्टिकल आता है 332, जहां पर हम हाईलाइट करते हैं द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो आपने आर्टिकल 330 में देखा कि हम लोकसभा में रिजर्व कर रहे थे सीट्स फॉर SC एंड ST, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीट्स हम रिजर्व कर रहे हैं फॉर SC एंड ST इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जब आर्टिकल 330A आता है और आर्टिकल 334A आता है तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आर्टिकल 330A जो है वो मैंडेट करता है, वही एक बिल जो हम लेकर आए पहले ही 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हमने बना दिया 2023 में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लेकर आए। वहां से हमने ये ऐड किया 330A, जहां पर हमने मैंडेट कर दिया 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लोकसभा, और इस मैंडेट को हमने आगे बढ़ाया थ्रू आर्टिकल 334A कि ये जो 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन हम इंश्योर कर रहे हैं इन लोकसभा, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इन दिल्ली असेंबलीज, वो कब होगा, कब से वो इनैक्ट होगा। तो उसमें सीधे से मेंशन किया गया कि इट विल बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिलिमिटेशन पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो हमने जो 106वां जो हम संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आए, उसके माध्यम से जो हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, वहां पर हमने आर्टिकल 330A और 334A के माध्यम से ये प्रयास डाला कि किस प्रकार से हम विमेन रिजर्वेशन को यहाँ पर स्थान देने वाले हैं। दो आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर और मेंशन किए हैं, आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 371। 371 की बात पहले कर लेते हैं। आर्टिकल 371, चूंकि इसकी चर्चा मैंने पहले भी की, जब मैं फेडरलिज्म का नेचर समझा रही थी तो मैंने बताया कि वी हैव दैट एसिमेट्रिक फेडरलिज्म trait in our constitution where we have this federalism thing। तो जब हम बात करते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की, तो हम कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करते हैं फॉर स्मॉलर स्टेट्स, particularly specifically the northeastern states।
जिनको कि हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिनकी जनसंख्या काफी कम है, पर इनको भी एक जो रिप्रेजेंटेशन हम इलेक्टोरल बॉडीज में दे सकें, वो कोशिश हमारी होनी चाहिए, ताकि दे हैव दैट फिजिकल बार्गेनिंग पावर। तो वहां पर हम एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की जो चर्चा होते हुए देखते हैं, वो अपने संविधान में इस आर्टिकल 371, इस अनुच्छेद 371 के माध्यम से होती हुई देखते हैं। आर्टिकल 368 is again important in this whole discourse. Why? आपने देखा कि हम इस पूरे बिल को, जो 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए, उसको हम पास नहीं कर पाए। उसको हम पास नहीं कर पाए तो लोगों के दिमाग में ये भी भ्रम था कि ठीक है, लोकसभा में तो चूंकि जो दल सरकार में है उसका बहुमत है, तो उसको पास कराने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी थी। बट ये 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए आता है आर्टिकल, वो बात करता है कि हमें स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो चाहिए किसी भी बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास कराने के लिए। तो अगर वहां पर 528 एट दैट मोमेंट वर प्रेजेंट इन वोटिंग, तो वो आंकड़ा जो हमें चाहिए था वो लगभग 352 चाहिए था, जो कि हम प्राप्त नहीं कर पाए और 298 पर जाकर हम अटक गए। So that was because of this article, Article 368, that talks about a special majority, that is 2/3 majority, for clearing the constitutional amendment bills. कुछ नोटेबल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिनके बारे में समझना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज ये पूरी कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है, कैसे प्रोग्रेस करती है, और आज कहाँ पर जाके हम इस पूरी कहानी को उलझा हुआ पा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जिक्र करते हैं, मैंने यहाँ पर इन चार को नोटिफाई किया है, द 42nd, द 84th, द 87th एंड द 106th। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको कुछ सुना सुना सा जरूर लगता होगा, जिन लोगों ने थोड़ा भी पॉलिटिकल साइंस में रुचि रखी है, या जिन लोगों ने कभी भी पॉलिटी को क्लोजली फॉलो किया है, दे वेरी वेल नो अबाउट दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1976 में आया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी का समय था, बहुत सारी चीजें थी जो उस समय चल रही थी। हमने संविधान की इसको बल्कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसने इतने सारे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय एनफोर्स किए, जिस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था। जो प्रियम्बल में वर्ड्स ऐड हुए, वो भी जो दो तीन नए वर्ड्स ऐड हुए, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किए हमने। तो अगर हम इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं आज की तारीख में, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम इस तरीके से देखना चाहते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसकी इस पूरे इशू में अगर कोई इंपॉर्टेंस है तो वो किस प्रकार से है। और इस इशू को अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मद्देनजर देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से समझिए कि हम लगातार जो सेंसस, मैंने जैसे आपको पहले एक आइडिया दी कि 1872 से अगर हम सेंसस प्रारंभ करते हैं, तो वो सेंसस हम आफ्टर एवरी 10 years हम सिस्टमैटिकली उसको करते आए, और डिलिमिटेशंस भी हम करते रहे, क्योंकि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का प्रावधान था। 1971 की जब सेंसस होती है और उसके बाद जो डिलिमिटेशन होता है, वहां पर जो सीट्स फिक्स की जाती हैं, दैट वाज 543, द नंबर दैट वी अराइव, दैट वी आर कंटिन्यूइंग टिल डेट, द लोकसभा नंबर, सीट्स नंबर। तो वो जो नंबर हमने फिक्स किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, हमने उसको फ्रीज करने की कोशिश की। और ये फ्रीज के लिए कोई रीजंस उस समय स्टेट नहीं किए गए क्लियरली, कैटेगोरिकली, कि हम क्यों इसको फ्रीज कर रहे हैं। पर उस समय का जो पूरा माहौल था, वो इस बात की ओर इशारा था, जो आज भी जिस बात को लेकर पूरा ह्यू एंड क्राई है, कि हम जो समस्याएं देख रहे थे अपने देश में उस समय, चाहे वो इलिटरेसी की समस्या थी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी, चाहे वो पावर्टी की समस्या थी, उस सब का मूल कारण हमारी एक्सप्लोसिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन था। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की जो वृद्धि दर थी, वो बहुत ही, जिसको आप कहेंगे ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही थी। तो वो स्टेबलाइज करना निहायत ही जरूरी था, और वो बेहतर करते हुए दिख रहे थे सदर्न स्टेट्स, और नॉर्दर्न स्टेट्स कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे। तो सदर्न स्टेट्स के ये फियर्स थे जो उन्होंने सामने रखे उस समय सरकार के, और सरकार ने उसको ड्यूली एक्नॉलेज किया, बिकॉज सरकार उस समय इस
एजेंडा के साथ चल रही थी। हम बल्कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी लेकर आते हैं 1976 में। तो सरकार का एक बहुत बड़ा टारगेट था उस समय, बहुत बड़ा एम था कि हम पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करें। तो इस वजह से हम इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोशिश करते हैं कि हम फिलहाल के लिए इसको फॉर द नेक्स्ट ऑलमोस्ट अराउंड टिल 2001, 20-25 सालों के लिए इसको हम फ्रीज कर देंगे। और इस नंबर को हम तब तक फ्रीज रखेंगे जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज नहीं कर लेते। तो वहां पर ये कोशिश सरकार के द्वारा की गई कि उस 543 के नंबर को हमने टिल 2001 फ्रीज करने की कोशिश की। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वाज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज रेफर्ड टू एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके द्वारा हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इस तरीके के शब्दों को अपने प्रियम्बल में शामिल होते हुए भी देखा। हमने फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे बदलाव किए। हमने कंकरेंट लिस्ट में हमने अपने चेंजेस किए। हमने अपनी डीपीएसपीज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में चेंजेस किए। तो ये एक बहुत ही नोटेबल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि हम 1976 में लाए थे। तो यहाँ पर हमने इस इशू के मद्देनजर क्या इंपॉर्टेंस इसकी देखी कि 1971 की जो सेंसस थी, पोस्ट दैट सेंसस जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी, उसके थ्रू जो हमारे पास डेटा आया था लोकसभा सीट्स का, उसको हमने 543 जो माना था उसको हमने टिल 2001 फ्रीज कर दिया। देन कम्स द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पर इस समय सरकारें बदल गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और सेम समस्या थी इन द सेंस कि अगेन वही पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के इश्यूज थे, वही फियर्स थे जिनको सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा फेरबदल ये किया, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको राइट नाउ अभी इंक्रीज नहीं करेंगे, डिलिमिटेशन हम नहीं करने वाले अराउंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। हम कोशिश ये करेंगे कि हम अप टू 2026 फॉर फर्दर 25 ईयर्स मोर, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स हम इसको 543 के नंबर को सील कर देते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। बट वी नीड टू डू द इंटरनल डिलिमिटेशन। हम उस नंबर को अनटच्ड रखेंगे, बट हम इंटरनल डिलिमिटेशन करेंगे। हम थोड़ा सा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट्स को भी रीएडजस्ट करेंगे। जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जहाँ पर पॉपुलेशन कम बढ़ रही है, वहां पर हम टेरिटोरियल डिमार्केशन को उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारी प्रीसीडिंग सेंसस होंगी, जो हमारी लेटेस्ट सेंसस होगी, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम अपना इंटरनल डिलिमिटेशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आता है लगभग 2003 में। जो 84th आया था वो 2001 में आया था। तो जब 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, वो हम इसलिए लेकर आते हैं कि हम जो लेटेस्ट उस समय हमारे पास जनगणना का आंकड़ा था 2001, उसको हम इस्तेमाल कर पाए रादर देन द 1991 सेंसस। तो उसके लिए हम ये अमेंडमेंट लेकर आते हैं। यहाँ पर भी हमने उसी प्रथा को कंटिन्यू रखा है। हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स को अनलॉक नहीं किया है, उसको हमने लॉक ही रखा है, पर इंटरनल डिलिमिटेशन को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। इंटरनल डिलिमिटेशन को फैसिलिटेट करने का मतलब है कि हम स्टेट वाइज हम बाउंड्रीज को रीएडजस्ट कर रहे हैं। हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो सीट्स का अलोकेशन होगा, उसको भी हम रीएडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एससीज का नंबर भी हमने अप होते हुए देखा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, एसटीज का नंबर भी हमने अप होते हुए देखा, जहां पर उनका पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा था। तो 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड दैट रिगार्डिंग दिस इशू। नेक्स्ट इज 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो जहां से ये पूरी कहानी इस इशू के इर्द गिर्द शुरू होती है, जब हम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लाते हैं, जिसको हम 2023 में लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा से क्लियर बहुमत से ऑलमोस्ट पास करा लेते हैं। सिर्फ दो लोगों ने वहां पर इसके अगेंस्ट मत दिया था उस समय, AIMM के मेंबर्स थे वो। तो ये बिल हम पास कराते हैं। इसको आप बहुत सामान्य तरीके से ना देखें इसको, बल्कि एक वाटरशेड मोमेंट की तरीके से देखें इंडियन हिस्ट्री में, कि हम विमेन रिजर्वेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। हम विमेन रिजर्वेशन को एक अधिनियम के माध्यम से पास कर रहे हैं। अक्रॉस पार्टीज हम वो कंसेंसस बना पा रहे हैं, ये एक बड़ी बात थी। आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि हम आज की तारीख में
लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में विमेन रिजर्वेशन की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं, जबकि हम ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पंचायती राज संस्थाओं में और अर्बन लोकल बॉडीज में फ्रॉम द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंश्योर कर चुके हैं फ्रॉम द ईयर 1993। एक लंबा समय हो गया है जब, और ये एक ऐसा समय है जहां पर हम उन चीजों को अगर आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने को डिफीटेड महसूस करते हैं। बिकॉज जो चीजें शायद बहुत पहले हो जानी चाहिए वो चीजें अभी भी अगर हम नहीं करवा पा रहे हैं तो ये एक सरकार अपनी नाकामी की तरीके से देखती है। तो इसलिए हम जब ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आते हैं, तो मैंने इसीलिए कहा ये एक लैंडमार्क अमेंडमेंट था, एक वाटरशेड मूवमेंट था इन इंडियन हिस्ट्री, जिसको हम नोटिफाई करते हैं। तो यहाँ से हमने किया क्या, यहाँ से हमने फिक्स कर दिया कि 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पर यहाँ पर हमने उस समय क्या मेंशन किया था इस संविधान संशोधन में, हमने कहा था कि ये इस एक्ट के कमेंसमेंट पे जो हमारी पहली सेंसस होगी और उसके पोस्ट जो डिलिमिटेशन होगा उसके साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से ही ये सारी कहानी शुरू होती है, जिसकी वजह से हमको 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि 16 अप्रैल को हम लेकर आए वो हमें लाना पड़ता है। आ, मैंने कुछ लैंडमार्क ईयर्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन करना जरूरी समझा। शुरू से मैं बात कर रही हूँ कि कुछ सेंसस ईयर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ हम कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं वो ईयर्स इम्पोर्टेंट हैं, कहीं पर हम एक अधिनियम को पास होता हुआ देखते हैं इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। किसी एक सेंसस की तर्क के आधार पर कौन सी सेंसस होनी चाहिए कौन सी नहीं, पार्टीज अलग अलग अपने मत रख रही हैं, उसलिए वो ईयर्स इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैंने यहाँ पर पहले मेंशन किया 1951 एंड 52, तो दैट वाज द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, और अगर हम इसको 1872 से काउंट करें तो दैट इज द नाइन्थ सेंसस सिंस आवर फर्स्ट सेंसस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी पहली सेंसस होती है और एक बड़ा ही सक्सेसफुल उसका डिलिमिटेशन होता है, जहां से अराउंड उस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद जो हम लोकसभा की सीट्स फिक्स करते हैं दैट नंबर वाज अराउंड 490 समथिंग। उसके बाद जो हम अपनी सेकेंड सेंसस देखते हैं, आप थोड़ा सा उस इंडियन सिनेरियो को, इंडियन सोसाइटी के सिनेरियो को, हमारे डेवलपमेंट फेजेस को भी यहाँ पर एक्नॉलेज करने की कोशिश करिए। बिकॉज हम एक जो डेवलपमेंट का अपना पाथ तय करते हैं, उसको जो हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जो अपने गोल्स और टारगेट्स हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, वो एक जो हम कलोनियल रूल से अपने को आजाद करवा पाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसको भी ये सिंबलाइज करता है। तो 51 का वो दौर था जब हम मान सकते हैं कि एक नेसेंट स्टेज में ही सही हम टेक ऑफ कर रहे थे इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज को वापस रिवाइव करना शुरू किया था, हमने अपने 5 ईयर प्लान्स के थ्रू अपने देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग तय करने की कोशिश की थी। और जब 1961 का समय आता है, दैट वाज द टाइम व्हेन वी हैड दैट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स डन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो एक नया समय था, एक नया काल था। वो एक सेकंड सेंसस होती है हमारी, अगेन डिलिमिटेशन अवार्ड आता है 1963 में, हम अकॉर्डिंगली सीटों को रीएडजस्ट करते हैं। नंबर्स ऑब्वियसली अब जा रहे थे क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, तो वहां पर वो भी तय होता है। 1971 में अगेन वो ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिल डेट हम उस नंबर को ही यहाँ पर फ्रीज्ड देख रहे हैं, द लोकसभा सीट नंबर ऑफ 543। तो ये जो थर्ड सेंसस थी 1971 की, ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ईयर हो जाती है। तो आप सोचिए 1971 में कहा हमारी 40-50 करोड़ की जनसंख्या थी, और उस जनसंख्या के आंकड़े को ही बेस बनाकर हम तब से लोकसभा की सीट्स को हमने तब फिक्स रखा था, हमने 2001 तक फ्रीज किया, तत्पश्चात हमने 2026 तक फ्रीज किया, और आगे भी हम अगर उसको फ्रीज रखते हैं तो अगेन आप यहाँ पर उन सभी चीजों को रिलेट करिए। आर्टिकल 81 क्या कहता था, आर्टिकल 82 क्या कहता था, हमारा जो कोर फंडा था पॉलिटिकल जस्टिस का, उसका क्या होगा। तो यहाँ से हम उसी रूप में आगे बढ़ते चलते अगर सिस्टमैटिक वे में तो बहुत अच्छा होता। पर ग्रीवांसेस थे, लोगों के फियर्स थे, उन फियर्स को एड्रेस किया गया, उन नंबर्स को फिक्स किया गया,
बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी मूव फॉरवर्ड. कोई एक वे आउट निकालना पड़ेगा, कोई एक मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा. तो 1971 and the corresponding 1973 delimitation that fixed the number at 543. फिर आता है ईयर 2001 का. ये फोर्थ सेंसस थी, जिसको हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं. फोर्थ सेंसस इन द सेंस कि हम इस सेंसस की इसलिए बात कर रहे हैं फोर्थ सेंसस के फॉर्म में, बिकॉज ये वो सेंसस है जहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम इस डेटा को, जब मैंने अभी बात की आपसे कि हम 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, तो हम यहाँ पर 2001 की जब बात कर रहे थे, तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2001 में, जहां पर हम उस फ्रीज्ड नंबर को टच नहीं करते, बट इंटरनल डिलिमिटेशन को हम फैसिलिटेट करते हैं, हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करते हैं. इसलिए 2001 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. और 2008 तक उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिलिमिटेशन का आंकड़ा है, जो आप ये भी समझिए कि एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, जिसके थ्रू ये पूरा सर्वे होता है, ये पूरी एक्सरसाइज होती है. टेक्स टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो वो आते आते एक लंबा समय हो जाता है, एक वक्त लग जाता है. तो यहाँ पर हम 2008 में उस कॉरेस्पॉन्डिंग डिलिमिटेशन अवार्ड को आता हुआ देखते हैं, जिसके आधार पर ये सारी प्रक्रियाएं हम आगे बढ़ती हुई देखते हैं. 2011 की जो लेटेस्ट सेंसस है, बिकॉज अब उसके पश्चात 2021 में होनी थी, जो कि हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ दैट कोविड थिंग. और उसके बाद भी हम अभी भी उसको लेट होता हुआ देख रहे हैं. अब वो शुरू हो पाई है अप्रैल 2026 से. तो 2011 इज द लेटेस्ट सेंसस डेटा दैट वी हैव. हमारे पास 2011 ही सबसे जो हमारा नया डेटा है पॉपुलेशन वाइज, वो हमारे पास है. और जब सरकार ये 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ रही है, तो उसमें सरकार यही प्रपोज कर रही है कि चूंकि डिले पर डिले होता जा रहा है, नंबर को फ्रीज्ड एज इट इज नहीं छोड़ा जा सकता. अगर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करनी है, तो व्हाई नॉट टेक द लेटेस्ट सेंसस डेटा एज द बेस ईयर एंड डू दैट लिमिटेशन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस सेंसस डेटा. तो यहाँ पर इसलिए हमारे लिए 2011 का ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2011 की सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाती है. 2023, as I notified earlier also, हम सभी जानते हैं कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आते हैं 2023 में. और वो अधिनियम भारत में नारी की तीन दशा बदलने के लिए, मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटिंग फैक्टर होगा, अगर हम इसको बहुत जल्दी ही इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हैं, अगर हम बाकी इश्यूज को अपने रिजॉल्व कर लें. 2026 की अगर बात मैंने यहाँ पर की है, तो बिकॉज दिस इज द रीसेंट ईयर व्हेन वी हैव स्टार्टेड दिस सेंसस एक्सरसाइज, जिसके लिए विपक्ष ये कह रहा है कि या तो आप 543 के फिक्स नंबर पर आप सीट्स को रिजर्व कर लो, उसी में आप 1/3 रिजर्वेशन दो विमेन को और आगे बढ़ो, और या तो यू वेट फॉर दिस 2026 सेंसस टू हैपन, let it go on for 2-3 years, how long it does it take doesn't matter, and then do the delimitation thing. Let it be 3 to 4 years, doesn't matter. Be it around 10 years, doesn't matter. They are saying that let the latest data come. सरकार का कहना है कि ऐसे ही साल बीतते जाएंगे, ऐसे ही समय गुजरता जाएगा, तो अभी एक फीजिबल ऑप्शन निकाल लेते हैं, अभी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल लेते हैं. तो इसलिए सरकार प्रपोज कर दी है 2011 की सेंसस. ऑपोजिशन कहता है या तो आप 543 के नंबर पर फिक्स रहो, जो कि आपने 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग फ्रीज देखा है फ्रॉम लॉन्ग अगो, और या तो आप 2026 के डेटा का वेट करो, और उसके पश्चात आप उस सेंसस डेटा पे बेस्ड डिलिमिटेशन करो, और उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करो. So these were few of the landmark years. I think you are able to comprehend the whole thing with these years put in a chronological manner, so that you are able to get the feel of how things progressed, right? अब आ जाते हैं जो असली मुद्दा है, जो बिल्स है हमारे इन डिस्कशन. और जो बिल्स हमारे इन डिस्कशन है, आपने इसकी चर्चा बहुत सुनी होगी. आई थिंक आपको बाकी दोनों के बारे में भी जानना चाहिए. 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो कि पूरा फसाद का जड़ है. पूरा फसाद का जड़ है, दैट मीन्स कि यही वो बिल था जो कि पास हो जाता तो एक्ट बन जाता, बट ये पास नहीं हो पाया. 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, वो मेजोरिटी हम प्राप्त नहीं कर पाए, सरकार प्राप्त नहीं कर पाई. हम का मतलब है, मैं महिलाओं को अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो शायद वो हम निकल आता है.
तो यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि अगर ये बिल पास नहीं हो पाया और इस बिल में क्या चीजें प्रपोज थी तो वो आपके सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। आपने सुना होगा कि हम उस नंबर को, जो 543 था, उसको सरकार रेस करी। उस पर भी मैं बाद में आऊंगी कि ये 850 नंबर कैसे आता है, हाउ वी अराइव एट दिस नंबर। फिलहाल हम समझते हैं कि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में हम क्या प्रपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार जो सीधे से एक अपने क्लॉजेस लेकर आ रही है, जो डिफरेंट उनके यहाँ पर प्रपोजल्स हैं, वो ये है कि वो जो 543 का नंबर है दैट शुड बी रेस्ड टू 850, जिसमें 815 है फॉर स्टेट्स और जिसमें कि आपका 35 है फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो द सम टोटल इज 850। और ये सरकार कह रही है, अब यहाँ पर सरकार ने फेरबदल कर दी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हम नारी शक्ति वंदन एक्ट लेकर आते हैं तो सरकार ने कहा था कि ये एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो सेंसस होगी, वहां पर जो हमारे पास डेटा आएगा, वो डेटा के बेसिस पे जो डिलिमिटेशन होगा वो हमारे लिए सेंसस का बेस होगा, वो हमारे लिए डेटा का बेस होगा। यहाँ पर सरकार चूंकि उस चीज को डिले होता हुआ देख रही है, उस चीज को राइट नाउ निकट भविष्य में इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं देख पा रही है, इसलिए सरकार इस बिल को लेकर आती है। और सरकार यहाँ पर प्रपोज करती है कि नाउ लेट इट बी द 2011 सेंसस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिलिमिटेशन। तो सरकार जब ये कहती है कि ये हम 2011 सेंसस के बेसिस पर करेंगे और उस कॉरेस्पॉन्डिंग डिलिमिटेशन को यहाँ पर आधार मान लेंगे, तो आप ये भी सोचो कि यहाँ पर सरकार ने उस क्लॉज को भी टारगेट किया है, उन क्लॉजेस को भी हिट किया है जहां पर हम आर्टिकल 81 और 82 की बात करते थे। उसकी थीम को भी ऑल्टर करने की कोशिश की गई है। उसकी थीम को ऑल्टर इस तरीके से करने की कोशिश की है कि वहां पर हमने रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एंड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन किया था, लोकसभा की कॉम्पोजिशन की बात की थी। और साथ ही साथ हमने ये बात की थी कि रीएडजस्टमेंट होगा ऑफ सीट्स with each census and the corresponding or the subsequent delimitation। यहाँ पर सरकार क्या कहती है, क्या प्रपोज करती है? वो कहती है कि पार्लियामेंट may by law decide which census is to be taken as the base census and when the delimitation has to be conducted। तो सरकार ने ये पूरा हक जो है वो पार्लियामेंट को दे दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हैं, जिसपे अगेन ऑपोजिशन को एतराज है कि आप उसको एक सीक्वेंशियल फॉर्म में बढ़ने दे रहे थे, वहां तक वो लॉजिकली सस्टेनेबल था। आप उसको फ्रीज कर दे रहे थे, वो भी माना जा सकता था। बट आप बाय लॉ इन पार्लियामेंट ये डिफाइन और डिसाइड करने लग जाएंगे। आप कभी कह देंगे हमको ये सेंसस बेस चाहिए एज दिस एज we require for this women reservation implementation, या आप कभी कह देंगे कि हमको वो वाला सेंसस बेस ईयर चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग द women रिजर्वेशन। तो ये तर्क वहां पर सही नहीं बैठता। और बहुत सारे इश्यूज इसी तरीके के थे जिस पर सरकार एक मतता नहीं बना पाई और इसीलिए ये बिल पास नहीं हो पाया। तो जब हम बात कर रहे थे कि हम इस पूरे 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को कैसे देखते हैं, ये बिल आप जान रहे हैं कि इट couldn't cut across पार्टी लाइंस, और यहाँ पर हम उस ट्रस्ट को नहीं जीत पाए, इसीलिए ये बिल बिल रह गया, ये बिल एक्ट नहीं बन पाया और इसको हम 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं करा पाए। तो यहाँ पर हमने प्रपोज क्या किया था, हमने प्रपोज ये किया था कि हम 850 सीट्स लेकर आएंगे, जिसमें कि हम 1/3 रिजर्व कर देंगे फॉर विमेन। और हम सेंसस बेस ईयर क्या होगा ये पार्लियामेंट बाय लॉ डिफाइन करेगी, डिसाइड करेगी और उस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। दूसरा यहाँ पर जो बिल हमें टेबल किया था दैट वाज द डीलिमिटेशन बिल 2026 दैट टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ डीलिमिटेशन कमीशन। हम यहाँ पे एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे बिकॉज 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के इनैक्टमेंट के लिए बाकी चीजें जरूरी थी। तो जब तक हम डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाएंगे ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। और डीलिमिटेशन कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या होगा, बेसिकली एक चेयरपर्सन होता है, उसमें वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकता है। दो मेंबर्स होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एज मेंबर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा एज मेंबर। तो एक इस तरीके से आप पूरा एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे जिसको ये प्रिविलेज होगा, जिसके ये अधिकार क्षेत्र में आएगा कि वो सर्वेस कंडक्ट करे और वो पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट करे कि किस प्रकार से हमको डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है।
तो चूंकि वो बिल ही पास नहीं हुआ 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो बाकी दोनों बिल सरकार को विड्रॉ करने पड़े. दे couldn't even be tabled. The third bill was the Union Territory Law Amendment Bill. ये बिल एक ऐसा बिल था जहां पर हम दिल्ली में, हम पुडुचेरी में और जम्मू एंड कश्मीर में सिमिलर प्रोविजंस को इंश्योर करने की बात कर रहे थे. मतलब ये कि हम किस तरीके से विमेन रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसको इन इफेक्ट हम यहाँ पर भी एग्जीक्यूट करने वाले थे इन दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली. तो उसके लिए हम यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 अलग से लेकर आए थे. पर जैसे मैंने पहले आपको बताया, द होल कंट्रोवर्सी रिवॉल्व अराउंड द 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. पूरा जो एक कह लीजिए मुद्दा था, वो 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे बहस के द्वारा उसी में उलझ कर रह गया. तो बाकी दोनों बिल्स को प्रस्तुत करने का कोई सवाल ही नहीं उठा कि हम उसको आगे बढ़ा सकें. अब हम आ जाते हैं कुछ मेन चीजों पर, जहां पर हमको ये समझना है कि बेसिकली, जैसे मैंने अभी तो आपको एक पूरी बेसिक रिवीजन आप कह लीजिए, बेसिक आपको जो चीजें समझनी चाहिए थी इस पूरे इश्यू को समझने के लिए, उनको हाईलाइट करने की कोशिश की थी. चाहे वो कॉन्सेप्ट्स की मैंने बात की हो, चाहे मैंने आर्टिकल्स को डिफरेंट आपके सामने पुटअप किया हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, चाहे वो लैंडमार्क ईयर्स हो. यहाँ से हमको ये समझना है कि इश्यूज क्या है. जब हम इश्यूज को की बात करते हैं तो उसको भी मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज करने की कोशिश की है. यहाँ पर इश्यूज की अगर बात करें तो एक इश्यू आता है कि गवर्नमेंट अपनी क्या रीजनिंग दे रही है और ऑपोजिशन अपनी क्या रीजनिंग दे रहा है. तो हमें ये भी समझना है कि गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट क्या है और ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट क्या है. क्योंकि एक टसल है, एक कॉन्फ्लिक्ट है. दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह देखे जाए, अपने अपने पर्सपेक्टिव में देखे जाए, तो दे आर राइटफुली एडजस्टेड इन देयर पेरिफेरी. तो जब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट क्या है, तो गवर्नमेंट कहती है देयर इज मैसिव अंडर रिप्रेजेंटेशन. अगेन हम वहां पर बात करने लगते हैं किस चीज की, हम डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की बात करने लगते हैं, हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करने लगते हैं. सरकार का मानना है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है. आप 1951 से जो अपनी जनगणना देख रहे हैं आजादी के उपरांत, वहां का आंकड़ा और आज का आंकड़ा, उसमें जमीन आसमान का अंतर है. और आपने वो 1971 का जो सेंसस बेस ईयर मान लिया और उसके आधार पर जो फिक्सिंग की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, उस फिक्सिंग को ही अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो या उस फिक्सिंग को ही आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, उस फ्रीज्ड नंबर को आप अनलॉक नहीं करना चाहते, तो आप इस पूरे मैटर को फैसिलिटेट नहीं कर रहे. आप उस मैटर को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि a large amount of population is underrepresented. क्योंकि आप जहां पर पॉपुलेशन बढ़ती हुई कहीं पर आप 30 लाख पर एक एमपी देख रहे हैं, कहीं पर शायद आप 10 लाख पर एक एमपी देख रहे हैं. तो ये जो कष्ट है, अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो कष्ट भी जायज है. सदर्न स्टेट्स की अपनी एप्रीहेंशन से अभी हम उस पर आएंगे. तो जब वो सरकार कहती है कि देयर इज मैसिव अंडर रिप्रेजेंटेशन दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, दे आर जस्टिफाइड इन सेइंग सो. नेक्स्ट इज अनइक्वल वोट वेट. जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि एवरी ह्यूमन इज ऑफ इक्वल इंट्रिंसिक वर्थ. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. जैसे मैंने अभी पिछले उदाहरण में कहा, अगर 30 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एमएलए रिप्रेजेंट कर रहा है, और कहीं पर 5 या 10 लाख लोगों को एक एमपी या एक एमएलए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जहां पर वो नंबर जनसंख्या का कम है, उनका वोट वैल्यू बढ़ जाता है, हमारा वोट वैल्यू कम हो जाता है. हमें क्यों इस बेसिक अधिकार से डिनाई किया जा रहा है? अनइक्वल वोट वेट क्यों हो? अगर हर पर्सन अपने वोट को देने के अधिकार को एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके वोट की वैल्यू को भी समान रखने का उत्तरदायित्व जो है वो सरकार पर ही आता है. नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग एमपी शुड नॉट लूज सीट्स. ये भी सरकार ने एक बड़ा मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश की, हर एक एस्पेक्ट को टच करते हुए, हर एक एस्पेक्ट को जस्टिफाई करते हुए, सबके ग्रीवांसेस को एड्रेस करते हुए, कि हम अगर सीट्स को भी बढ़ा लें, बिकॉज पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो हम अगर सीट्स को बढ़ा लेंगे तो हम विमेन को भी ड्यू रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे इन फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन. और जो हमारे एग्जिस्टिंग एमपीज हैं जिन्होंने अच्छा काम किया अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, दे वुड बी एबल टू रिटेन देयर सीट्स. वो अलग बात है कि
विमेन रिजर्वेशन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से करना है और किस तरीके से उन सीट्स को रीएडजस्ट करना है ऑन रोटेशन बेसिस. बट अगेन ये लॉजिकली सस्टेनेबल है दैट एग्जिस्टिंग एमपीज should not feel threatened to lose their seats. Next is need to adhere to the demographic adjustment. जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर वो आंकड़ा जनसंख्या के अनुपात में बढ़ता चला जा रहा है, और जनसंख्या के अनुपात में ही नहीं, हम इसको वैसे भी देखते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, एक पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, और उस इकोसिस्टम में जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर भी चेंजेस इनिशिएट करने होंगे, चाहे वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के फॉर्म में हम डेमोग्राफिक एडजस्टमेंट्स की बात करें, चाहे हम विमेन रिजर्वेशन के फॉर्म में डेमोग्राफिक एडजस्टमेंट्स की बात करें. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब मेरे लिए फिलहाल SC ST था, जिसको हम ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे इन रिजर्व फॉर्मेट. तो जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें डेमोग्राफिक एडजस्टमेंट को देखना है, सरकार का ये तर्क है, तो वो अगेन यहाँ पर लॉजिकल प्रतीत होता है. इंक्रीजिंग सीट्स अ प्रीरेक्विजिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग विमेन रिजर्वेशन. सरकार बार बार ये बात कह रही है और बहुत जोर देकर ये बात कह रही है सरकार की, अगर हमें विमेन रिजर्वेशन इंश्योर करना है तो वी शुड हैव द लेटेस्ट सेंसस डेटा. और ये भी आप समझने की कोशिश करिए कि कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती. अगर सरकार ये कह रही है कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए थे 2023 में, और तब हमने ये कहा था कि उस एक्ट के कमेंसमेंट पे जो हमारी उपरांत जो हमारी सेंसस होगी फर्स्ट, उसके पश्चात जो डिलिमिटेशन होगा उसके आधार पर हम विमेन रिजर्वेशन कर देंगे. तो अगर बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखा जाए, उनके नोबल इंटेंशंस को नोबल ही मान के देखा जाए, तो सरकार का ये प्रयास था कि वो करना चाहते थे. चूंकि इस बार एक जाति जनगणना का भी मुद्दा उठा हुआ है जो अगेन यहाँ पर आएगा, सरकार वो जाति जनगणना भी फैसिलिटेट कराना चाह रही है, तो उस वजह से ये डिले हो रहा था. तो जब ये डिले हो रहा है और सरकार उस चीज को अभी टाइम बाउंड मैनर में अपने 2029 लोकसभा इलेक्शंस तक कंप्लीट कर पाने की अवस्था में अपने को नहीं पा रही है, तो सरकार ने कहा जो लेटेस्ट हमारे पास फिलहाल उपलब्ध डेटा है हम उसी के आधार पर प्रोसीड कर जाए. तो एटलीस्ट वो थोड़ा तो कहीं पर करीब है आज के हमारे डेटा के, रादर देन द 1971 पॉपुलेशन डेटा. तो अगर सरकार ये कह रही है तो सरकार का तर्क यहाँ पर अगेन जस्टिफाइड प्रतीत होता है कि इंक्रीज कर लेते हैं सीट्स को फिलहाल जो इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसके आधार पर, और तब महिलाओं को हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं. दैट वुड बी बेटर रिप्रेजेंटेशन टू एनीबडी. अब हम आ जाते हैं कि विपक्ष के क्या तर्क हैं. ये बिल नहीं पास हो पाया तो विपक्ष ने इसको पास नहीं होने दिया. विपक्ष के अपने तर्क थे, विपक्ष के अपने फियर्स थे जो अगेन उनके पक्ष में वो जस्टिफाइड थे, बहुत सारे डायमेंशंस में वो जस्टिफाइड थे. बहुत बड़ा तर्क जैसे आपने देखा DMK के जो नेतागण हैं उन लोगों ने मतलब पूरा ब्लैक डे मना लिया पूरा, मतलब लाल कपड़े पहन के लाल झंडा फहरा दिया और सब कुछ कर दिया. सदर्न स्टेट्स को ये फियर है, और ये फियर तब से चल रहा है जब हम 1971 की सेंसस के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो लेकर आए हम, उसके थ्रू जो हम सीट्स फ्रीज करते हैं, ये तब से चल रहा है और ये टिल डेट चल रहा है. आप ऐसे सोचिए, मैं यहाँ पर अपना तर्क बस ये दे रही हूँ कि ये चलता रहेगा, निकट भविष्य में इसके समापन के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं. अब इस तर्क को यहाँ पर गलत नहीं ठहराया जा सकता कि अगर सदर्न स्टेट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें हमारे पॉपुलेशन के नंबर को अगर हमने चेक किया है, हमने कर्टेल किया है, हमने उसको स्टेबलाइज किया है, तो वी शुड बी इंसेंटिवाइज्ड. हमने अच्छा काम किया है, हमने गवर्नेंस के पैरामीटर्स पर बेटर परफॉर्म किया है, तो हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए. यहाँ तो हमें पेनलाइज किया जा रहा है. उनका कहना है कि अगर हमारी सीट्स रिड्यूस हो जाएंगी, वी विल बी लेसर इन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, हमारा कोई से नहीं होगा नेशनल पॉलिटिक्स में. दे आर जस्टिफाइड इन देयर ग्रीवांस और इन देयर दैट फियर. नेक्स्ट इज दे आर लूजिंग देयर फिजिकल बार्गेनिंग पावर. वो मानते हैं कि अगर आपकी सीट्स ट्रांसलेट नहीं होती हैं नेशनल पावर इक्वेशन में, तो आप अपना फिजिकल बार्गेनिंग पावर लूज कर रहे हो, बिकॉज आप उस नंबर गेम के दम पर ही वहां पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हो. और चाहे वो फंड्स एलोकेशन की बात हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की बात हो, चाहे अपने स्टेट के लिए कुछ
बेटर अचीव कर लेने की बात हो, वो सारा गेम जैसा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। हम पूरा जो ये वोट बैंक की राजनीति है, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। तो यहाँ पर हम अगर नंबर्स के खेल में ही उलझे हुए हैं तो अगेन उनका जो फिजिकल बार्गेनिंग पावर वो कम हो जाएगा। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, ये भी अगेन जस्टिफाइड है अगर हम विपक्ष के इस तर्क को यहाँ पर देखते हैं इस रूप में प्रस्तुत होता हुआ। विपक्ष एक बहुत बड़ा यहाँ पर एलिगेशन लगा रही है ऑफ कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स ऑन द सत्ताधारी दल। उनका ये कहना है कि ये विमेन रिजर्वेशन के उतने पक्षधर नहीं है जितना ये दिखाते हैं, बल्कि एक बहुत सोचा समझा इनका कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है। क्योंकि विपक्ष ये भी कह रही है, बार बार ये एलिगेशन लगा रही है कि इतना अ, कई स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, उसी समय ये करने की इनको क्या जरूरत पड़ गई, इन्होंने ऐसा टाइम क्यों चूज किया जब हम बाकी जगह हमारा ध्यान बटा हुआ है, इसी समय जल्दी जल्दी में ये बिल लेकर क्यों आए। और साथ ही साथ विपक्ष ये भी कह रही है कि ये एक पूरा नरेटिव बना रहे हैं, शायद चाहते नहीं है ये उतनी शिद्दत से विमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराना, लेकिन ये एक नरेटिव ऐसा सेट करना चाहते हैं क्योंकि इनके अपने बिल्स में वो खामियां हैं, ऐसा विपक्ष बोलती है। ये नरेटिव ऐसा बनाना चाहते हैं कि हमने बिल प्रस्तुत किया, हम तो आपके पक्षधर हैं विमेन रिजर्वेशन को लागू करने के, पर ये पूरा विपक्ष है जो उस विमेन रिजर्वेशन बिल को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो यहाँ पर जब विपक्ष इस एलिगेशन को साफ तौर पर इम्पोज करता है, तो अगर आज का सिनेरियो देखा जाए, जो टोटल सीन चल रहा है उसको देखा जाए, तो अगेन विपक्ष अपने तर्क में जस्टिफाइड भी प्रतीत होगा आपको। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कुछ एक रीजनल पार्टीज उठाती आई हैं, कास्ट सेंसस और ओबीसी रिजर्वेशन का इशू। ये इशू बहुत समय से उठ रहा है जब से हम विमेन रिजर्वेशन की बात करें, क्योंकि हम एक और बात आप यहाँ समझ लीजिए कि विमेन रिजर्वेशन में हम SC ST रिजर्वेशन का के सब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब SC ST महिलाओं को उसके अंदर हमने सब रिजर्वेशन दिया है, उनके लिए सीट्स आरक्षित होंगी, जैसे कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी हमने ऐसी व्यवस्था की। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जैसे पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि आप कास्ट सेंसस कंडक्ट कराइए, आप महिलाएं ओबीसी कितना बड़ा नंबर है, उन ओबीसी महिलाओं को भी रिजर्वेशन में शामिल कीजिए। तो ये इश्यूज भी अपोजिशन के द्वारा रेज किए जा रहे हैं, बिकॉज जो लास्ट हमारी कास्ट सेंसस हुई थी दैट वाज इन 1931। जो रिसेंट हमारी 2011 की सेंसस थी उसमें कास्ट सेंसस तो नहीं, एक डिफरेंट टेक था, दैट वाज SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और वो भी बड़ा बाद में की गई, वो भी बड़ा स्केटर्ड सा डेटा था जिसको सरकार कंसोलिडेटेड डेटा नहीं मानती है, और इसलिए उसको पब्लिश या रिलीज नहीं किया जा रहा था, उस तरीके से उसको सेंसस का पार्ट, सेंसस डेटा का पार्ट नहीं बनाया जा रहा था। तो 1931 की जो कास्ट सेंसस थी दैट वाज long ago, that was something that was done long ago। तो वो भी अगर कास्ट सेंसस करनी है तो वो भी इशू ऐसा है जो कई पॉलिटिकल पार्टीज रेज करती हैं कि वो बहुत समय से पेंडिंग है, यू नीड टू डू दैट, बिकॉज आपको उस वर्ग के जो जनसंख्या में भागीदारी है उसको भी एक्नॉलेज करना होगा और उनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन आपको देना होगा। Next issue, besides this reasoning of government versus opposition, is proportional representation versus federalism। ये बातें मैंने आपसे शुरू में भी शेयर की जब मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी, फेडरलिज्म की भी मैंने बात की और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की भी मैंने बात की पॉलिटिकल जस्टिस के फॉर्म में। यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि जैसे मैंने लिखा है, टू कंपीटिंग प्रिंसिपल्स आर एट स्टेक, टू कंपीटिंग प्रिंसिपल्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक इक्वालिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फेयरनेस। डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि हम एक पर्सन के वोट की वैल्यू को किसी से कमतर नहीं आंक सकते, किसी दूसरे पर्सन की वोट की वैल्यू को हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि सभी को इस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में, इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में फेयर इक्विटेबल चांसेस होने चाहिए ऑफ पार्टिसिपेशन। किसी भी ह्यूमन की इंट्रिंसिक वर्थ वोट वैल्यू के फॉर्म में कम नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का प्रिंसिपल ही है जो फैसिलिटेट कर रहा है सरकार को इस 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को प्रपोज करने के लिए। फेडरल फेयरनेस का इशू है जो ऑपोजिशन का इशू है, ऐसा भी समझ लीजिए। फेडरल फेयरनेस का मतलब है कि यहाँ पर फेडरल बैलेंस बनाने की बात हो रही है, और
ये फेडरल बैलेंस बनते हुए नहीं दिख रहा है। फेडरल बैलेंस बनते हुए इसलिए नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि स्टेट्स, जो सदर्न स्टेट्स हैं स्पेसिफिकली, उनको हमेशा ये आशंका है, उनको हमेशा ये फियर है कि हमने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया है तो हमें उसकी लिए पेनलाइज क्यों किया जा रहा है। मैं यहाँ पर एक तर्क ये भी रखना चाहूंगी ठीक इसके उलट, कि ठीक है, आपने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया, आपने ड्यू कोर्स में बहुत सारे डेमोग्राफिक पैरामीटर्स पर बेहतर फेयर किया, आपको सरकार ने या सरकार की तरफ से इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ये भी एक चीज है जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर मैं कहती हूँ कि जो स्टेट्स धीरे धीरे से और आगे बढ़ रहे हैं, उनका पूरा डेमोग्राफिक लेआउट, उनका पूरा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऐसा है कि वो उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं जैसे आपने कर ली है, लेकिन वो लगातार अपने को बेटर कर रहे हैं विद ईच पासिंग ईयर, विद ईच सेंसस डेटा। तो अगर उन्होंने इंसेंटिवाइज करने का अपना कोई मत नहीं रखा, और इंसेंटिवाइज करने का मत वो क्या रखेंगे, अभी तक अभी वो उस स्टेटस को प्राप्त ही नहीं कर पाए हैं, तो इंसेंटिवाइज करने की तो उनको बात ही नहीं उठती। लेकिन क्या उनको बेसिक राइट से भी वंचित कर दिया जाए? दैट मीन्स कि आप इंसेंटिवाइजेशन की बात एक तरफ करिए, दैट इज ट्रू वैलिड, किसी को अवार्ड मिलना चाहिए, किसी को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, दैट इज वन थिंग। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि बच्चे क्लास में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, कोई बच्चा टॉप कर जाता है, ठीक है, उसको हमने ट्रॉफी दे दी, मेडल दे दिया, गुड। कोई बच्चा है जो कोशिश कर रहा है, वो टॉप नहीं कर पा रहा है, वो 1 to 10 में भी नहीं आ पा रहा है पोजिशंस में, वो तो खैर इंसेंटिवाइजेशन मांग भी नहीं रहा है, उसको वो इंसेंटिवाइजेशन मिल भी नहीं रहा है मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के फॉर्म पे, पर क्या उसको बेसिक फैसिलिटीज भी ना दी जाए? तो ये एक यहाँ पर ये बोल देना मेरे लिए आवश्यक था, क्योंकि मैं इस इशू को इस तरीके से देखती हूँ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन वर्सेस फेडरलिज्म, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस पूरे 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के कोर में, इसके सेंटर में फंसा हुआ है, जिसके लिए सरकार को एक वे आउट तलाशना है, जो नंबर 4 में आएंगे। फिर आता है, मैंने ईयर का एक इशू यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है, द 2011 सेंसस वर्सेस 1971 सेंसस। हम शुरू से समझते आए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के माध्यम से भी समझा, हमने लैंडमार्क ईयर्स के माध्यम से भी समझा कि गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है फिलहाल द 2011 सेंसस एज द बेस ईयर फॉर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, और सरकार कह रही है कि आप उसी नंबर को फ्रीज कर दो, एज इट इज 543 पे आप अपना डिलिमिटेशन जो हुआ था उसी नंबर के अकॉर्डिंग, जो हमने उस डेटा को फ्रीज किया था 1971 की सेंसस के बाद के डिलिमिटेशन के बाद, उसी पे आप विमेन रिजर्वेशन की 1/3 सीट्स को रिजर्व करो और काम को आगे बढ़ो। तो अगेन यहाँ पर सरकार का तर्क, एटलीस्ट इन माई व्यू पॉइंट, ज्यादा वैलिड प्रतीत होता है, बिकॉज 2011 census is the latest census data that we are having. That is the practicable solution. That is the more feasible solution. हम क्यों किसी चीज को वहीं पर अटकाए रहे जहां पर हम आगे बढ़ने के उपाय ढूंढने को ही नहीं तैयार? हमें आगे बढ़ने के लिए उपाय तलाशने होंगे ना, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ वे आउट्स, सॉल्यूशंस के फॉर्म में डिवाइस करने होंगे। वी कांट बी sitting like that. We can't be sitting maintaining that status quo. We need to start things afresh. We need to decode that issue. We need to unlock that freeze. We need to facilitate this whole women reservation thing. और अगर अभी इसमें टाइम लग रहा है, जो लेटेस्ट सेंसस हो रही है 2026 की, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। 71 का डेटा ऑब्सोलीट हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, उसको यहाँ पर रखने का कोई मुद्दा समझ नहीं आता। तो 2011 सेंसस वुड बी अ बेटर ऑप्शन एज पर माई व्यू पॉइंट, कि आप उसको लेकर आगे बढ़ जाए, जो कि सरकार प्रपोज कर रही है, पर ऑपोजिशन उस बात से इनकार कर रहा है, बिकॉज अगेन जैसे मैंने पहले भी इश्यूज डिस्कस किए, सदर्न स्टेट्स के इशू है, फेडरलिज्म के इश्यूज। अब आप यहाँ पर इस 4th पॉइंट में ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे मैंने अभी भी आपसे कहा बीच में, कि ये इश्यूज आपको क्या निकट भविष्य में सॉल्व होते दिख रहे हैं?
2026 का डेटा आएगा तो क्या सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में वो डिफरेंस नहीं आएगा? आएगा, तब भी आएगा। अगेन वही रिप्रेजेंटेशन का इशू उठेगा, अगेन वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इशू उठेगा, अगेन वही फेडरलिज्म का इशू उठेगा। तो सरकार के पास बहुत सारे पॉलिसी सजेशंस आए, जिसमें सरकार ने द मोस्ट फीजिबल जो उनको लगा सजेशन, उसको सरकार ने अडॉप्ट करके इस 850 नंबर के आंकड़े पर अपने को स्थापित किया। और वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या था? दैट वाज 50% इंक्रीज इन एवरी स्टेट्स सीट शेयर। और ये 50% इंक्रीज कहाँ से आई? ये 50% इंक्रीज यहाँ से आती है कि सरकार ने ये माना, जो पॉलिसी सोल्यूशंस थे उनके थ्रू, कि हम उस स्टेट को टेम्पलेट मानेंगे जिसने लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अचीव की है इन द रिसेंट टाइम्स। और उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसी को हम टेम्पलेट फिक्स करके, उसको एक राउंड ऑफ करके, उसके अकॉर्डिंग हम सारे स्टेट्स का सीट शेयर बढ़ा देंगे। तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई अपनी सीट लूज नहीं करेगा और एक प्रोपोर्शनेट इंक्रीज सबको मिल जाएगी। प्योरली पॉपुलेशन के बेसिस पे वो नहीं होगा, जैसा कि आर्टिकल 81 कहता था, चूंकि वो कहता था एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो ये सारी चीजें इसीलिए इंटर रिलेटेड है, जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सरकार ने यहाँ पे केरला को, जो कि फिगर्स सब्सटैंशिएट कर रही थी, कि केरला वाज दैट स्टेट that achieved the that achieved this lowest population growth rate of अराउंड 48%। तो सरकार ने उसको राउंड ऑफ करके 50% का आंकड़ा फिक्स किया, और सरकार ने कहा कि हम हर स्टेट का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो भी हो उसको किनारे करते हुए इस लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के आंकड़े के अनुसार उनकी सीट्स में इजाफा कर देंगे। दैट मीन्स हर स्टेट की जो फिलहाल सीट्स हैं इन दैट 543 कॉम्पोजिट टोटल, उसमें हर स्टेट की जो सीट शेयर है उस वो उसका 50% हम उसको और दे देंगे। तो ये एक बैलेंस्ड वे आउट है। ये एक बैलेंस्ड वे आउट इसलिए है क्योंकि आखिर इस डेडलॉक को हमें कहीं तो सुलझाना होगा, इस डेडलॉक को हमें कहीं तो टैकल करना होगा। वी कांट बी सिटिंग लाइक दिस फॉरएवर। तो इस डेडलॉक को सुलझाने के लिए सरकार ने ये जो उपाय निकाला है, दैट इज अगेन feasible solution and that can be taken as a long term solution as well, because सेंसस आप 1971 की कब तक चलाओगे? 2026 की सेंसस जब आएगी, उसका डेटा आएगा, अगेन सदर्न स्टेट्स के अपने फियर्स होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने 1971 के सेंसस के समय पुट अप किए थे। तो वो एक, कह लीजिए कि हमेशा बना रहने वाला एक उनका ग्रीवांस है, जिसको एड्रेस होते हुए हम निकट भविष्य में नहीं देख रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक मध्यम मार्ग निकालना होगा, जो कि सरकार ने फिलहाल निकालने की कोशिश की। यहाँ पर मैंने आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश की द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने का अभिप्राय ये था कि हम एक ऐसी कोशिश करें कि हम किस तरीके से यहाँ पर कुछ बेयरिंग्स देख रहे हैं, कुछ रिपरकशंस देख रहे हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, जहाँ पर सरकार इन कॉन्सिक्वेंसेस को नकार नहीं सकती। सरकार को इन कॉन्सिक्वेंसेस को समझना होगा, सरकार को इन कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखना होगा, बिकॉज आगे भी अगर आप इस बिल में कुछ चेंजेस प्रपोज करके इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपको इन सभी चीजों के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही आगे बढ़ने के लिए कोई भी सलाह देगा, और आई एम श्योर कि सरकार उस ओर अपने कदम बढ़ा रही होगी। तो जब हम कहते हैं कि ये नेशनल पावर इक्वेशंस को अनसेटल कर देगा, तो आप ऐसे समझिए कि पूरा जो एक नॉर्दर्न स्टेट्स का डोमिनेंस बना हुआ है, जो पूरा एक सदर्न स्टेट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपना लूज कर रही है, ये एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है। और ये एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है, दैट मीन्स कि ये जो, आप ऐसे भी समझिए कि ये आपके यहाँ अभी तक, और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है, ये समय समय पर थोड़ा बहुत इसमें बदलाव आता है। बट आप अगर अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो आप सबसे बड़ा जो आपका पद देते हो, आप प्रधानमंत्री का, जिसको आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मानते हो, आप देखिए तो आपके नॉर्दर्न स्टेट से ही मोस्ट प्राइम मिनिस्टर्स आए हो। आप, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सरकार आई है तो ये ऐसा हो जाने वाला है, या सरकार बदल जाएगी तो पूरा
पावर इक्वेशन बदल जाने वाला है नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स का, वो नंबर्स का जो डिफरेंस है दैट इज श्योरली गोइंग टू ट्रांसलेट इन दैट नेशनल पावर इक्वेशन। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की, तो जो एक पूरा नॉर्दर्न स्टेट्स का जो डोमिनेशन है वो इस पावर सेंटर पे सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में दिखाई देता है। और जो डिफरेंट हमारे सेंसस के डेटा आएंगे उनके थ्रू इस पावर इक्वेशन को अगर हम और भी ज्यादा कह लीजिए कि अनसेटल होता हुआ देखते हैं, तो दैट इज अ डिस्टर्बिंग प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज कोalition डायनेमिक्स विल चेंज। तो जब हम कहते हैं कि कोalition डायनेमिक्स चेंज होगी, तो उसका मतलब है कि एक सेंट्रल ओवररीच का जो परसेप्शन है वो एमर्ज कर रहा है। सेंट्रल ओवररीच का परसेप्शन एमर्ज कर रहा है, तो उसका मतलब है कि जिस तरीके से एक मिलीजुली सरकारें बन रही थी, और मिलीजुली सरकारें बन रही थी, तो आपकी डिमांड्स को कंसीड किया जाता था, आपकी बात को सुना जाता था। एक पूरा कह लीजिए एक सिंगल पार्टी की मोनोपोली नहीं रहती थी, और हर किसी का स्टेक इन्वॉल्व होता था उस पूरे इक्वेशन में। और वो स्टेक जब इन्वॉल्व होता था तो आपका एक से बना रहता था। आप उसको पॉजिटिवली अपने स्टेट की कह लीजिए जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, उनके लिए आप फॉरवर्ड कर पा रहे होते थे। तो यहाँ पर एक पूरी जो कोalition की डायनेमिक्स है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल रिपरकशन माना जाता है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में सफर। अब रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं वो जब पावर बेस शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द मोस्ट पॉपुलस नॉर्दर्न स्टेट्स, तो वो एक जो रीजनल पार्टीज के एस्पिरेशंस हैं वो श्योरली हिट हो। और वो कुछ एक स्टेट्स में आप मानकर चलिए जहां पर अलग अलग रीजनल पार्टीज ने थोड़ा बहुत भी उन बाउंड्रीज को के आगे बढ़कर अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश की है। ऐसा माना जाता है कि इस तरीके का यदि प्रावधान सामने आता है और इस तरीके से अगर चीजें आगे बढ़ती हैं, तो वो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज के एस्पिरेशंस को निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगी एडवर्सली। नेक्स्ट इज डिस्प्रपोर्शनेट इलेक्टोरल एडवांटेजेस। डिस्प्रपोर्शनेट इलेक्टोरल एडवांटेजेस का मतलब हो जाता है कि हम अपना जो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब हो जाता है कि हम जो बार्गेनिंग पावर है एट सेंटर, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द नंबर दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग। तो आप लेसर इन नंबर हो और आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे एबली, तो आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे अपने स्टेट के लिए। आप अपने स्टेट की जो कह लीजिए जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस के लिए आप नहीं पुश कर पाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि देयर विल बी डिस्प्रपोर्शनेट इलेक्टोरल एडवांटेजेस। जिनके नंबर्स हाई हैं वो उन चीजों को आसानी से अपनी डिमांड्स को फॉरवर्ड कर लेंगे, वो अपनी डिमांड्स को फैसिलिटेट कर लेंगे। बट जहां पर नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है इन लेसर अमाउंट, दे विल बी एट कह लीजिए दे विल बी एट लॉस। बहुत बड़ा कंसर्न बार बार रेस किया जा रहा है हिंदी हार्टलैंड में डोमिनेट। और हिंदी हार्टलैंड में डोमिनेट तो मैंने जैसे पहले ही कहा आपसे नेशनल पावर इक्वेशंस के टर्म्स में कि हिंदी हार्टलैंड में डोमिनेट is one thing. Hindi heartland is dominating, as you can see during the course of time. ये वो स्टेट्स हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, जहां पर पॉपुलेशन नंबर बहुत ज्यादा है, जहां की सीट्स बहुत ज्यादा है, जहां की जनता सरकारें बनाती है, जहां की जनता सरकारें गिराती है। तो ये नंबर्स ऑब्वियसली मैटर करते हैं। जैसे मैंने कहा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम। तो हिंदी हार्टलैंड पहले भी डोमिनेट कर रहा था, हिंदी हार्टलैंड आगे भी डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन यूनिफॉर्मली होता हुआ अगले आई डोंट नो बट 100 सालों में नहीं दिखाई देता है। और पॉजिटिवली हम उस ओर बढ़ रहे हैं, बट फिलहाल निकट भविष्य में इन इश्यूज को अगर हमें रिजॉल्व करना है, तो हमने जैसे कहा हमें कोई एक मध्यम मार्ग निकालना होगा, अपने प्रिंसिपल्स को एडजस्ट करते हुए, अपने प्रियम्बल के कोर वैल्यूज को एडजस्ट करते हुए। वो हमें निकालने की अर्जेंसी है, ये सबसे पहले हमें समझना होगा, बिकॉज दे कांट बी पुट ऑन होल्ड फॉर लॉन्ग।
इसीलिए मैं कुछ चीजें जो लेकर आई हूँ दैट आर वे फॉरवर्ड द issues that we were discussing. We need to, as I was time and again stating, that we need to look at the solutions. We need to discuss the approaches. कि हमें कुछ इस विषय में सोचना होगा, कुछ इस विषय को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इस ओर हमारा ध्यान होना चाहिए. डेडलॉक कांट स्टे फॉर एवर. तो एक कुछ एक सॉल्यूशंस है, लाइक वी कैन फ्रीज लोकसभा सीट्स नॉट फॉर as per the 1971 census as it was done earlier. The number is freezed till date. We can freeze it forever. और इसका तर्क ये हो सकता है कि मेरी तरफ से तर्क ये हो सकता है कि आप नंबर बढ़ा के भी क्या कर रहे हो. आप जो आइडियल रैशनल है उसके पीछे वो ये है कि नंबर जब आप बढ़ाते हो तो आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए पार्लियामेंट. और अभी 543 आपके एमपीज हैं, आवाज तो उनकी भी नहीं सुनी जा पा रही. दैट मीन्स कि समय कहाँ है, कितने दिन पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं, कितना समय दे रहता है डेली सेशंस में क्वेश्चन आंसर्स का, कितने लोगों को मौका मिल पाता है. तो जब पूरा खेल यही है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे है, तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें बाकी चीजों का एडजस्टमेंट अगर नहीं हो पाता है तो हम इस लोकसभा सीट को बढ़ाने की बात ही क्यों करते हैं. क्योंकि अगर हम बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके पीछे आइडियली जो हमारा मंतव्य है, जो हमारी मंशा है, वो तो यही है कि हम ड्यूली रिप्रेजेंट कर पा रहे हो उस जनसंख्या को जिसके लिए हम 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की बात करते हैं. बट अगर हम उसको रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं पा रहे हैं डिस्पाइट बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू मोर सीट्स, तो उसका कोई मतलब ही नहीं. हम उसको एक बार फिक्स कर देते हैं और दूसरे अन्य उपायों की ओर बढ़ते हैं. ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट मर्ज्ड है, यहाँ पे ये डिफरेंशिएटेड है. दिस इज इंक्रीजिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स. हमारे पास ये भी वे आउट है कि हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स को इंक्रीज कर लें. दैट इज अ मोर फीजिबल लेस कंटेंशियस ऑप्शन. हम उसके लिए किसी को कोई मुद्दा नहीं होगा, अपने अपने स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स बढ़ा लो. क्योंकि वहां पर आप एक लोकल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर पा रहे होगे, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज को रिड्यूस कर पा रहे होगे, आप ड्यू अमाउंट में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट कर पा रहे होगे. तो द मोर फीजिबल ऑप्शन इज इंक्रीज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स. फॉरगेट अबाउट द लोकसभा सीट्स. आप उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स बढ़ाइए. बाकी जो आपके मिनिस्टर्स हैं और जो अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनके थ्रू, जो कि सरकार अगेन इस चीज को कंसिडर करती है कि हर तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन होता है सरकार में, मंत्रियों के थ्रू अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन को भी मद्देनजर रखते हुए, तो उसके थ्रू अपने टास्क को फैसिलिटेट किया जा सकता है. एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि राज्यसभा को भी रिफॉर्म किया जाना चाहिए. मुद्दा ये इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर राज्यसभा को अनटच्ड छोड़ दिया है. और राज्यसभा को केटर करता है आर्टिकल 18, जहाँ पर हमने मैक्सिमम कैप जो है वहां पर 250 मेंबर्स की लगा रखी है. अब जो राज्यसभा की हमने मैक्सिमम कैप 250 मेंबर्स की लगा रखी है, उस कैप की जब हम बात करते हैं और इधर हम बात कर लेते हैं लोकसभा मेंबर्स की सीट्स इंक्रीज करने की, तो जो लोकसभा टू राज्यसभा का रेशियो होना चाहिए था वो रेशियो भी अप हो जाएगा, 3.3 to 1 हो जाएगा. तो ये एक तरीके से राज्यसभा की स्थिति को कमजोर कर देता है. और राज्यसभा की स्थिति कमजोर होना कोई उपाय नहीं. राज्यसभा की स्थिति को बल्कि और सशक्त होना चाहिए. क्योंकि हम बहुत सारे जो आप कह लीजिए जो एक पूरा बैलेंस हम एक बनाकर चलते हैं बाई कैमरल, वो बैलेंस यहाँ पर मच नीडेड है. अगर हम पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो वो बाई कैमरल बैलेंस बहुत जरूरी है. हमारी ज्वाइंट सिटिंग्स में सर्टेन बिल्स को पास कराने के लिए वो बहुत जरूरी है. तो वी नीड टू गिव मोर टीथ टू राज्यसभा ऑन स्टेट स्पेसिफिक मैटर्स. तो हमें राज्यसभा को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है, जो बात हमने की ही नहीं. तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ लोकसभा सीट्स को बढ़ाते हैं तो लोकसभा टू राज्यसभा का जो रेशियो है वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा. नेक्स्ट इज अ स्टेटस quo for a designated time period to stabilize the population. पहले भी ये बातें उठी थी, साउथ के नेताओं ने ये बातें कही भी हैं विद अ गुड रैशनल.
कि आप फिलहाल इसको कुछ सर्टेन ईयर्स के लिए फॉर 30 to 40 ईयर्स के लिए आप फिक्स कर दो, और आप एक बहुत एजेंडा ड्रिवन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी को इनैक्ट कर लो, जिससे कि आपका पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन उस डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड में आप अचीव कर पाओ, और तब तक आप इस लोकसभा सीट को स्टेटस को फिक्स कर दो। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन हाउ वी conceptualize it, how we enact and execute it, and how it's received at the other end, the most important thing. आप बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, बट उसका उस एंड पर कितना लाभ पहुंच रहा है, या कितना उसका गेन आ रहा है, कितना वो प्रॉफिटेबल हो पा रहा है, उस पॉलिसी को हम कितना सकारात्मकता में समाज में संप्रेषित होता हुआ देख रहे हैं, डिसेमिनेट होता हुआ देख रहे हैं, फ्रूटफुल गेन्स में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं, वो एक मुद्दा रह जाता है। बट दिस कैन बी एन ऑप्शन, दिस कैन बी अ अप्रोच towards the solution of this problem. A balanced seat to population number ratio to be arrived at taking by taking the current demand. ये मैंने वही चर्चा जो आपसे पहले की, जब मैंने इश्यूज आपसे डिस्कस किए, जो मैंने 50% इंक्रीज वाली बात की, तो फिलहाल सरकार ने वही कोशिश की है। सरकार यही बात कह रही है कि हमें कोई अप्रोच पकड़ना पड़ेगा, हमें कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये मामला ऐसे ही लटका रह जाएगा। तब भी आपके वही कंसर्न्स थे, आगे भी आपके वही कंसर्न्स रहेंगे। पिछली जनगणना के अनुसार अगर हम वो करते हैं तो वो एक बहुत पुराना डेटा है। तो हमें एक बैलेंस्ड सीट टू पॉपुलेशन नंबर रेशियो निकालना होगा, जिसके आधार पर हम जो रिसेंट हमारा जनगणना आंकड़ा है उसके आधार पर उसको फिक्स कर दें, और जहां पर सरकार वो 50% सीट शेयर का इंक्रीज लेकर आती है। अ बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेटिक इक्वालिटी एंड फेडरल फेयरनेस टू बी सॉट। जब हम कहते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, तो हम अगेन उन कोर प्रिंसिपल्स की ओर आ गए। फेडरलिज्म की चर्चा करते हैं, हम डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की चर्चा करते हैं। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच ये कहता है कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हम ड्यू अमाउंट ऑफ elected representatives होने चाहिए to represent a certain number of population, और साथ ही साथ सभी स्टेट्स को हमें साथ लेकर चलना है। फेडरल बैलेंस होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। सेंटर है तो सेंटर का पैट्रोनेज होना चाहिए, सेंटर है तो इट शुड बी द पेट्रन। सेंटर किसी के साथ जस्टिस ना करे, ये सेंटर का गोल नहीं हो सकता। तो वहां पर अगर हम इस डेमोक्रेटिक इक्वालिटी और फेडरल फेयरनेस के फॉर्मूला की भी बात करते हैं, जहां से हमने कहानी शुरू की थी जब हम कॉन्सेप्ट्स की चर्चा कर रहे थे, तो भी हमारे लिए जो हमने ये सेकेंड लास्ट जो हमने पॉइंट मेंशन किया है, उस पॉइंट पे अराइव करना इस बैलेंस्ड अप्रोच को ही दर्शाता है। कि अगर हम इस बैलेंस्ड अप्रोच को देख रहे हैं, जहां पर हम एक पॉपुलेशन नंबर पे अराइव कर रहे हैं, और वो पॉपुलेशन नंबर जो कि हम लेटेस्ट सेंसस से ले रहे हैं, और हम एक सीट शेयर इंक्रीज का फॉर्मूला निकाल रहे हैं जिसमें किसी भी स्टेट को लॉस ना हो, तो वो एक बैलेंस्ड अप्रोच ही कहलाएगा। उस तरीके से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो एक ऐसा मार्ग है जो प्रैक्टिकली फीजिबल है, और जिसके आधार पर आगे बढ़ना इस समय डिजायरेबल है। तो ये मैंने पूरा एक इस इश्यू को कवर करने की कोशिश की आपके साथ, कि जो हम विमेन रिजर्वेशन को लेकर पहले हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया इन 2023, और तत्पश्चात इस साल हम 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जो बहस कर रहे थे 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर, जो कि पास नहीं हो पाया। तो इसके इर्द गिर्द क्या पूरी चर्चाएं थी, क्या मुद्दे थे, क्या फैक्ट्स थे, कौन सी वो जरूरी चीजें थी जो आपको समझनी आवश्यक थी, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। तो होपफुली इट सर्व द पर्पस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।